एक ऐसी क्रिया जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन व्यक्ति पुनरावृत्ति कर रहा है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन हो सकती है। वह अक्सर अपनी इन क्रियाओं पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कभी कभी यह शर्मिंदगी भारी पड़ जाती है। यदि समय से उपचार ना किया जाए तो जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं, टेंशन हो जाती हैं, तनाव बढ़ता चला जाएगा। कई मामलों में व्यक्ति जो है आत्मघाती हो जाता है, आत्महत्या की कोशिश करता है, आत्महत्या कर भी सकता है, क्योंकि वह अपने जीवन से, अपनी क्रियाओं से इतना ऊब चुका होता है, इतनी शर्मिंदगी उसके अंदर आ चुकी होती है, उसे ऐसा लगना लगता है कि यह जीवन व्यर्थ है। नमस्कार दोस्तों, मिरेकल यूनिवर्स SSF के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका डिवाइन मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम यहां पर मानसिक विकारों की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि इस श्रृंखला में हम मानसिक विकारों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेस के बारे में चर्चा की थी। हमने स्ट्रेस के कारण, लक्षण और निवारण तीनों देखे थे। आज हम जिस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं वह है OCD, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसे हिंदी में कहा जाता है जुनूनी बाध्यकारी विकार। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, यह है क्या? जब कोई व्यक्ति अपने अनजाने भय, एक्सेसिव थॉट्स को कम करने के लिए किसी क्रिया को अपना लेता है और वह क्रिया वह पुनरावृत्ति में लगातार करता है, क्योंकि उसे जब भी उस क्रिया को करने से राहत महसूस होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें उसको ऐसा लगने लगता है कि वह थॉट फिर से आ रही है। कई प्रकार के थॉट्स, कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार की आपदाएं उसे अपने ऊपर आती हुई दिखाई देती हैं और वह इनसे बचने के लिए किसी एक क्रिया को अपना लेता है। उस क्रिया को करने के बाद में उसको ऐसा लगने लगता है कि यह आपदाएं कम हो गई हैं, अब वह आपदा नहीं आएगी, भय कम हो गया है, चिंता कम हो गई है, ऐसा उसे फील होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह पुनः वही अनुभव करने लगता है और पुनः अपने आप को बचाने के लिए, रिलीज करने के लिए वह उस क्रिया को फिर से करता है। तो यह जो पुनरावृत्ति क्रियाओं की होती है, एक ऐसी क्रिया जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन व्यक्ति पुनरावृत्ति कर रहा है, तो ऐसी क्रिया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। इनके ये व्यवहार और ये विचार इनके दैनिक जीवन की क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इनकी जो जीवन जीने की गुणवत्ता होती है उसे भी प्रभावित कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन हो सकती है। जिन व्यक्तियों को OCD हो चुका है वह अक्सर अपनी इन क्रियाओं पर, अपनी इन हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कभी कभी यह शर्मिंदगी भारी पड़ जाती है। वो अपने स्ट्रगल को दूसरों से छुपाते हैं और ऑब्सेशन को इग्नोर करने के बावजूद वह अपनी मजबूरियों से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी मजबूरी है उस क्रिया को करना। अब यह क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे गिनती गिनना, बार बार किसी चीज को गिनना, रोड पे जा रहे हैं, कोई डर आ गया, उस डर को दूर करने के लिए कारों को ही गिन रहे हैं। किसी पार्टी में गए हैं, लोग खड़े हुए हैं, भीड़ को समझ रहे हैं कि भीड़ से डर लग रहा है, तो लोगों को ही गिन रहे हैं। और एक बार नहीं गिन रहे हैं, रुक रुक के बार बार गिन रहे हैं। बार बार तालों को चेक करना, अपने सामान को बार बार चेक करना, किसी चीज को बार बार रीअरेंज करना, सफाई पसंदगी, बहुत जरूरत से ज्यादा सफाई की वजह से कुछ ऐसा लगना कि मुझे अगर यहां पर सफाई नहीं की तो यहां गंदगी हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी तो मुझे कष्ट हो जाएगा, तो बार बार उस जगह की सफाई करना। किसी चीज से इस प्रकार की नफरत होना कि वह चीज बार बार दिखाई देना और उस चीज से जो नफरत है उसे दूर करने के लिए कोई इस प्रकार की क्रिया अपना लेना। जैसे अगर इन लक्षणों की गंभीरता को देखा जाए तो यह हल्के से बहुत ज्यादा गंभीर तक हो सकते हैं। अब अगर हम इसके रूट कॉज की बात करें, इसका रूट कॉज कहां होता है? यदि किसी व्यक्ति को OCD हो गया है, अब हम मूल कारण ढूंढेंगे कि भाई क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके 3 ऐसे फैक्टर हैं जो
किसी व्यक्ति को ओसीडी के कारण बन सकते हैं। नंबर 1, आनुवंशिक, यानी कि कहीं ना कहीं जीन्स में यह फैक्टर आ रहा है। व्यक्ति का अगर फैमिली हिस्ट्री देखी जाए तो फैमिली हिस्ट्री में कहीं किसी को यह बीमारी हो तो वहां से भी यह बीमारी आ सकती है। ऐसे में व्यक्ति जो है किसी न किसी को फॉलो करता है और उसकी आदतों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। यह फैमिली की हिस्ट्री हो सकती है। फैमिली में किसी व्यक्ति को ओसीडी हुआ हो सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर बनता है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर में कहीं ना कहीं ब्रेन की समस्या हो सकती है। ब्रेन के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन में एबनॉर्मलिटी आती है उसके कारण से ओसीडी हो सकता है। इसमें व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है, मेमोरी पावर कम हो जाती है। आवेग नियंत्रण, भय और चिंता के प्रोसेस के कारण भी होते हैं। सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल जो व्यक्ति के मस्तिष्क से प्रवाहित होता है, उसका कम मात्रा में प्रवाहित होना भी एक कारण बन सकता है। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में व्यक्ति को कुछ दर्दनाक घटनाओं के कारण यह हो सकता है। कोई शारीरिक या यौन शोषण की समस्या हो तब भी किसी व्यक्ति को, कुछ व्यक्तियों को तो इस प्रकार के कारणों से भी होता है। तो इस प्रकार की आशंकाओं से स्वयं को बचाने के लिए कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार की आदतें, कुछ इस प्रकार की क्रियाएं डेवलप कर लेता है जिससे उसे ऐसा लगने लगता है कि यदि मैं यह करूंगा तो मैं इस चीज से बच जाऊंगा। तो वह उस क्रिया की पुनरावृत्ति करने लगता है क्योंकि उसे बार बार आशंका होती है, बार बार वह करता है, रिलीज होता है, थोड़ा सा मन को शांति मिलती है, पुनः वही क्रिया उसके सामने फिर आ जाती है, फिर वह वही क्रिया करता है। अब इस बात को समझना आवश्यक है कि ओसीडी लगातार बढ़ती है। अगर यह ट्रीट नहीं की जाए तो यह लगातार बढ़ती है। ओसीडी प्रभावित व्यक्ति कथित नुकसान को रोकने के लिए, चिंताओं को कम करने के लिए इन क्रियाओं के अत्यधिक व्यवहार में फंस सकता है। बार बार हाथ धोना, बार बार ताले चेक करना, बार बार सफाई करना। तो जब यह क्रिया व्यक्ति लगातार करता रहता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह भी लगातार बढ़ती रहती है। ऐसे में प्रभावित व्यक्ति के शरीर को भी क्षति होती है, मानसिक क्षति भी होती है, वह रिश्तों में तनाव भी महसूस करता है। अब यदि स्टूडेंट है तो स्कूल के कामों की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। यदि समय से उपचार ना किया जाए तो जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं, टेंशन हो जाती हैं, तनाव बढ़ता चला जाएगा। कई मामलों में व्यक्ति जो है आत्मघाती हो जाता है, आत्महत्या की कोशिश करता है, आत्महत्या कर भी सकता है क्योंकि वह अपने जीवन से, अपनी क्रियाओं से इतना ऊब चुका होता है, इतनी शर्मिंदगी उसके अंदर आ चुकी होती है कि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगना लगता है कि यह जीवन व्यर्थ है। उसे अपने अंदर कुछ कमियां महसूस होने लगती हैं। तो इसका इलाज समय से करवाना अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है इसे ठीक कैसे किया जाए। तो इसे ठीक करने के लिए थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है, मेडिकेशन का प्रयोग किया जा सकता है और चेंज इन लाइफ स्टाइल से भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। कई मामलों में मेडिकेशन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब मेडिकेशन में जनरली उन हार्मोन्स की कमी पूरी की जाती है जो व्यक्ति के मस्तिष्क को रिलीज कर सके, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन। इन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है व्यक्ति के मस्तिष्क को, और यदि इनकी कमी व्यक्ति के मस्तिष्क में चल रही है तो ऐसी स्थिति में मेडिकेशन के द्वारा बाहर से टैबलेट्स फॉर्म में इन हार्मोन्स को व्यक्ति को दिया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं थेरेपी की। तो हालांकि फर्स्ट लाइन थेरेपी में हम सीबीटी कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी में व्यक्ति को उसके डर से अवगत कराया जाता है। इसमें ईआरपी शामिल कर दी जाती है। व्यक्ति को उसके डर से अवगत कराया जाता है और जो वह जुनूनी बाध्यकारी क्रियाएं कर रहा है उन्हें रोकने में उसकी सहायता की जाती है। इसमें हिप्नोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हिप्नोथेरेपी के द्वारा हम व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड तक अप्रोच करके वहां से उस डर को, उस भय को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से वह इस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। उनको रिमूव करके हम उनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स डाल सकते हैं।
जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फाइलें ही बदल जाती हैं, पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो सकता है, तो वहां पर ओसीडी को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव फॉर्मूला यही महसूस होता है कि यदि उसके सबकॉन्शियस माइंड से उन नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर दिया जाए और पॉजिटिव थॉट्स से उनको रिप्लेस कर दिया जाए, तो ओसीडी का ट्रीटमेंट हो सकता है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट कई बार लंबा चलता है। कई ऐसे फैक्टर व्यक्ति के मस्तिष्क में हो सकते हैं जिनको रिलीज करना, जिनको रिप्लेस करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के ठीक होने के 100% चांस होते हैं। फिर हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल में चेंज लाना। तो जब व्यक्ति के डर को दूर किया जाएगा और उसकी थॉट्स को चेंज किया जाएगा, तो उसके लाइफस्टाइल में भी चेंज लाना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ओसीडी कितनी भयानक बीमारी हो सकती है। यदि इसे समय से उपचारित ना किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बड़ी व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो मेरी एक ही सलाह है, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, यदि आपको या आपके आसपास किसी को या आपके बच्चे को, आपके पड़ोसी को, किसी को भी ओसीडी है, कोई भी इसका शिकार हो चुका है, तो उसका जल्द से जल्द उपचार करवाएं, क्योंकि यह उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा बन के उभर सकता है। मानसिक संतुलन बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो यह था ओसीडी। यदि जो जानकारी हमने यहां इस वीडियो में आपको दी है वह आपको सटीक लगी हो, आपको लगा हो कि यह वाकई मददगार साबित हो सकती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे अवश्य दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।